So let's do a few numericals over vectors. तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कि there are two vectors having magnitude 3 units and 4 units. Okay, so what should be the resultant if angle between them is 60 degree? What is resultant okay, so we have learned what is vector addition. तो रिजल्टेंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दैट इज हाउ मच। हम पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। दैट इज व्हाट? दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos of theta, where theta is the angle between a and b। तो यहाँ पर ए की जगह हम क्या पुट करेंगे? 3, तो 3 स्क्वायर प्लस बी की जगह पे 4, 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ 60। ठीक है, तो कॉस 60 की वैल्यू आई होप आप सब किसी को मालूम है, दैट्स 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, 24 इंटू कॉस थीटा, दैट्स कॉस 60 विच इज़ हाफ। ओके, तो ये वाली आपको क्या आ रही है? √25 प्लस 12, राइट? विच इज़ √37। ओके, सो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। नाउ if you want to know that what should be the angle between them if magnitude of resultant is 1 unit। अगर क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है कि जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड में पहले से दिया हुआ है कि दैट इज 1 यूनिट, तो फिर थीटा क्या होना चाहिए इन दोनों के बीच में? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 1, तो 1 इज इक्वल टू अंडर रूट, सेम यही रिलेशन है पूरा, तो वापस हम सीधा ये एक्सप्रेशन पुट कर दें, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस। इस टाइम पर हम थीटा पुट करेंगे बिकॉज वी डोंट नो कि हमें क्या एंगल चाहिए, तो हम वही एंगल निकाल रहे हैं, यानी कि सीधा 9 प्लस 16 प्लस 24 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, चूंकि ये 1 है, दोनों साइड हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, तो क्या रह जाएगा? ये दिस विल बी 1, दिस विल बी 9 प्लस 16 25 प्लस 24 कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास? दैट्स 1 माइनस 25, यानी कि -24/24 विच इज़ -1। तो थीटा जब कॉस थीटा -1 हो, इसका मतलब कि थीटा क्या होगा उस टाइम पे? थीटा विल बी पाई या फिर 180 डिग्री, बिकॉज हमने समझा हुआ है कि पाई रेडियन इज सेम एज 180 डिग्री। ओके, तो ऐसे ही सिंपल वेक्टर एडिशन पे क्वेश्चंस होते हैं। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द property of two vectors a and b if
मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हमें गिवन है। तो इन दो वेक्टर्स की हमको बीच की कुछ प्रॉपर्टी देखनी है कि इन दोनों वेक्टर्स में क्या रिलेशन है, क्या प्रॉपर्टी है। तो जो हमें सिचुएशन दी हुई है हम उसको फॉलो करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी हमें दिया क्या हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। तो हमें ए प्लस बी का भी फॉर्मूला पता है और ए माइनस बी का भी फॉर्मूला पता है। तो हम क्या लिखेंगे सीधा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, जो भी एंगल होगी। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट है, हम दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं। तो हमें सिंपल रिलेशन क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से हमें सीधा रिलेशन क्या दिख रहा है, ये स्क्वायर बी स्क्वायर, ये स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपको कि 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab कॉस थीटा। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 4ab कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0। तो ए बी क्या है, ए बी तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, इंटू कॉस थीटा इज 0। तो अगर ये रिलेशन 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कॉस थीटा ही 0 है। तो अगर कॉस थीटा हमारा 0 है, इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है π/2। तो बेसिकली प्रॉपर्टी क्या है समझ में आई, प्रॉपर्टी ये समझ में आई कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का उनका रिजल्टेंट सम और उनका सब्ट्रैक्शन, ये दोनों अगर मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तभी उनके बीच में एंगल π/2 है। जैसे कि अगर ये वेक्टर होगा ए तो ये वेक्टर होगा बी, और इन दोनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक है, ताकि जब हम ए प्लस बी करेंगे तो वो कुछ ऐसा जाएगा। आई होप आप सबको पता हो, हमने वेक्टर एडिशन वाले लेक्चर में ये चीज़ आपको समझाई है कि ए प्लस बी कैसे जा रहा है। और अगर हम ए माइनस बी करेंगे तो उसका क्या मतलब होता था कि ए प्लस ऑफ माइनस बी, यानी कि माइनस बी कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर है। तो अगर हम ए माइनस बी कर रहे हैं तो वो ऐसा जाएगा। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये हो गया आपका ए प्लस बी, और ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ए माइनस बी। ये दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज एग्जैक्टली सेम है, लेकिन ऑब्वियसली डायरेक्शन की डिफरेंट है। तो दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर के रिजल्टेंट सम का और उनके सब्ट्रैक्शन का अगर मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट फॉर योर रिवीजन, आई होप आपको शायद वो सारी बातें याद हो कि अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर, तो हमने ये सीखा था कि जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो डिफाइंड ही नहीं है। जब जीरो वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो बेसिकली क्या है, वो इनडिटर्मिनेट, हम उसको निकाल नहीं सकते, मतलब हम उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। ये इनडिटर्मिनेट टर्म आप ज़्यादा डिटेल में जब आप लोग कैलकुलस में लिमिट्स पढ़ेंगे तब वहाँ पर आपको अच्छे से और समझ में आएगा कि किस चीज़ को हम इनडिटर्मिनेट कहते हैं। बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल टर्म्स होंगे जिनकी वैल्यूज़ हम बता नहीं सकते हैं, तो उनको हमने इनडिटर्मिनेट कहा है, जिसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। सो डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज ऑल्सो इनडिटर्मिनेट। ओके, अगर आपसे मैं कहूँ कि करंट, आई होप आप सबको पता है कि करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन सर्किट। तो करंट जो है वो इज इट अ स्केलर और इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी, ये अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप क्या आंसर देंगे। आप एक मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए, आप सुनिए कि व्हाट इज करंट, इज इट अ स्केलर क्वांटिटी और इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट, हमने वेक्टर क्वांटिटी का डिफिनेशन क्या पढ़ा है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए वो वेक्टर है, लेकिन जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, जिसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, वो
स्केलर है। तो करंट आप देखो कि मान लो अगर एक वायर हमारी ऐसे आ रही है जिसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है, और फिर यहाँ से ये एक जंक्शन में टूट के इधर गई और यहाँ से कुछ ये ऐसे गई, तो ये अगर वायर करंट मान लीजिए आ रही है हमारे पास आई, और यहाँ से ये जो दूसरे वायर में चली गई ये हो गई I1, और यहाँ ये होगी I2। तो जितना चार्ज आ रहा होता है उतना ही चार्ज वापस जाता है, आगे जा रहा होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। आप जब क्लास 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे वहाँ पर आपको ये चीज़ें किरचॉफ्स जंक्शन रूल के नाम पर पढ़ाई जाएगी। ये बहुत सिंपल है कि करंट क्या, करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी करंट अपने साथ चार्ज लेकर के आ रहा है, और जितने चार्ज हमें पता है दुनिया में हमेशा कंजर्व है, तो जितने चार्ज आएंगे उसमें से ही डिवाइड होने हैं ना, तो जो यहाँ गए और जो यहाँ गए इन दोनों का जो सम होगा वो आई के बराबर होगा। अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर कि इज करंट ए स्केलर क्वांटिटी और इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अब सोचो कि ये जो I1 I2 है, मान लीजिए हमने वायर रख दी, अभी इन वायर के बीच का एंगल थीटा है। हम एक दूसरी सर्किट ड्रॉ करें, यहाँ पर ऐसे ही ये करंट आई आ रही है, और इस बार ये ऐसे टूटी I1 और ये ऐसे टूटी I2, और अभी जो एंगल है लेट्स से ये एंगल फाई है ना, वायर हमने ऐसे प्लेस कर दी। अभी भी जो करंट आई वो तो इन्हीं दोनों वायर में डिस्ट्रीब्यूट हुई ना, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो ये एंगल से हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा ना, ये एंगल चाहे कुछ भी हो, इसका कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर। तो बेसिकली क्या दिख रहा है हमें कि डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। तो जब हम करंट को ऐड करते हैं सो विल नॉट यूज द वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, वो ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि हमें एंगल से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। दैट्स वाई वी से दैट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, चलिए हम नेक्स्ट कोई न्यूमेरिकली करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस one double the other in magnitude is perpendicular to the smaller of the two forces। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस one double the other in magnitude is perpendicular to the smaller of the two forces। तो हमें बताना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, यानी कि दो फोर्सेस जो हैं इनके बीच का एंगल क्या है। तो एक फोर्स है मान लीजिए F, और दूसरी फोर्स में पता नहीं है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हमें ये पता है कि वो 2F है, बिकॉज इट्स गिवन दैट वन डबल दी अदर। और जो रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज है दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेज। तो लेट्स से ये हम मान लेंगे कि दिस इज द स्मॉलर फोर्स, तो रिजल्टेंट जो है वो कुछ यहाँ पर है, F रिजल्टेंट। ठीक है, जो दूसरी फोर्स है जो गिवन है दैट इज डबल द अदर, तो उसकी हमें एंगल नहीं पता है, तो हम कोई भी एक जेनरिक एंगल ड्रॉ करेंगे, मान लेंगे एंगल थीटा है। सो मैग्नीट्यूड वाइज दिस शुड बी व्हाट, दिस शुड बी 2F। ठीक है, ये F और ये 2F इनका जो वेक्टर एडिशन होना चाहिए वो हमें मिलना चाहिए F रिजल्टेंट के बराबर। ओके, तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए 1 मिनट के लिए, और आप सोचिए कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे ताकि आप थीटा फाइंड आउट कर पाए। तो आई होप आपने इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश की हो। चलिए, तो हमें गिवन क्या है हम उस पर सोचते हैं। हमें गिवन है कि रिजल्टेंट फोर्स और जो स्मॉलर फोर्स है उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, राइट।
तो हमने निकाला है ना कि रिजल्टेंट एंगल जो होती है अगर अल्फा होती है तो उसका एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास कि tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा इज 90 डिग्री। तो tan ऑफ 90 डिग्री क्या होता है, tan ऑफ 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इन्फिनाइट है ना। तो वो इन्फिनाइट चला जाता है, तो इसका मतलब कि क्या है कि जो डिनोमिनेटर है अगर ये इन्फिनाइट है, इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन दिस a प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर जीरो होगा तो ओवरऑल नंबर इन्फिनाइट जाएगा। तो अगर a प्लस बी कॉस थीटा इज जीरो, इसका मतलब क्या होता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ a बाई बी। हमारा a क्या है, a हमारा ये फोर्स है, दिस इज योर a, और b क्या है, b हमारा 2f है। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, एक f दूसरा 2f। तो सीधा क्या हो गया हमारा, हमें मिल गया कि कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, एंड कॉस थीटा इज माइनस हाफ, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, कॉस इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। और हमें पता है कि कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 हाफ होता है। इसका मतलब थीटा क्या होगा, थीटा होगा 90 प्लस 60 दैट इज 150 डिग्री। ओके, यानी कि ये जो एंगल हमने थीटा बनाई थी बिटवीन एफ एंड 2f, ये एंगल है 150 डिग्री। फाइन, एक और न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। सो लेट्स से कि if vector a equals to vector b plus vector c and magnitude of a b c are 5 4 3 obviously respectively, and angle between a and c is how much? फाइन, तो हमें ये गिवन है कि वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर c, और मैग्नीट्यूड ऑफ a b एंड c आर गिवन एज 5 4 एंड 3। ठीक है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड c, ये हमें निकालना है। तो वेक्टर b, अब वेक्टर c दैट इज अननोन। ठीक है, तो अगर मान लें हम कि हमें कुछ नहीं बताया, तो वेक्टर b, ये वेक्टर c, वेक्टर कहीं इनके बीच से कुछ जाएगा। ठीक है, अब ज़रा मगर आप वैल्यूज़ को देखें 5 4 3, तो 5 4 3 जो है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट बनाता है। हमें पता है ना कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लेंगे जिसमें कि एक साइड 3 है और ये 4 है, तो ये साइड क्या हो जाती है, ये साइड हो जाती है 5। ठीक है, तो सिंपली बेसिकली आपको दिखाई दे रहा है ना कि ए का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 5, बी इज 4 एंड सी इज 3। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर ये हुआ कि सी वेक्टर ये 3 और बी वेक्टर ये 4, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हुआ, इन दोनों का रिजल्टेंट हुआ 5। वो ऐसा हुआ, यानी कि अगर बी को हम इधर शिफ्ट करें, हमें ऑलरेडी पता है कि हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, तो यही वो राइट एंगल ट्रिपलेट बनाता है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल बिटवीन ए एंड सी। तो ये हमारा ए एंगल है, ए साइड है ना, और ये सी साइड है, यानी कि ये हमें एंगल चाहिए ए और सी के बीच का एंगल, लेट्स से अल्फा। तो बी और सी के बीच का एंगल क्या है, बी और सी के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है। ठीक है, बी और सी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, हमें निकालना है ए और सी के बीच का एंगल। तो हम क्या करेंगे, इस बी को हमने यहाँ शिफ्ट किया तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 4, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 3, तो सीधा tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा विल बी इक्वल टू 4/3। tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। आई होप आप लोगों को ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस पता हो। ठीक है, तो अल्फा विल बी tan इनवर्स 4/3।
बाय द वे, आप जो एंगल है कभी सिर्फ ज़रूरी नहीं कि tan इनवर्स के फॉर्म में ही हम लिख सकते हैं, हम और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर हमको लिखना है कॉस के फॉर्म में, तो हमें पता है ना कॉस अल्फा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी कि यही एंगल कॉस ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी कि 3/5। तो अल्फा विल बिकम कॉस इनवर्स 3/5। तो ये दोनों एंगल सेम है, ये सिर्फ डिफरेंट फॉर्म में लिखा जा रहा है। अगर हमको साइन के फॉर्म में लिखना है तो साइन अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा विल बी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4/5। तो अल्फा विल बी साइन इनवर्स 4/5। ओके, तो ये सारी एंगल एक ही चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है, एंगल बिटवीन ए एंड सी। तो हमने कुछ क्वेश्चंस इस लेक्चर में किए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, वहाँ हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और फिर वहाँ पर हम वेक्टर के कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके किस तरह से हम उनको सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।